नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पर डे हम लोग वन स्लॉट वन टॉपिक लेके आते हैं, यानी उस टॉपिक की समझ को विकसित कर लेते हैं। दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। जब तक आप प्रत्येक टॉपिक पर बेहतर समझ नहीं बना पाएंगे तो हम वही ढूंढते रहेंगे जो आज तक ढूंढते आए हैं, लाइक फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे करते हैं, कंसेप्ट कैसे पढ़ते हैं, एप्लीकेशन कैसे पढ़ते हैं। तो एक रिदम है कि यदि आप एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लें तो प्रीलिम्स में जो आ रहा है और मेंस में जो आ रहा है उन दोनों को आराम से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत का हिस्ट्री के सापेक्ष में जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो कैसे है, देखिए इसके बारे में जानेंगे। और इसकी फिल्म बनाने के बाद प्रत्येक टॉपिक के पीछे हम लोग उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, ये यहाँ उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हैं, क्या हमने संघर्ष करने की मूल प्रवृत्ति कैसे आई, तो इसको उदारवाद युग किसे कहते हैं, उग्रवाद युग किसे कहते हैं, या गांधीवादी युग किसे कहते हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यदि हम इसी को यहाँ से स्टार्ट करें दोस्तों तो बहुत मस्ती के साथ ही पाठशाला चलेगी हिस्ट्री की भी। तो यहाँ हम इसको 3 भागों में बांट कर सकते हैं। जैसे 3 पार्ट यहाँ से 1885 के बाद से लेकर 1905 के भाग के बीच में जो जो क्रियाएं हुई उसको हम लोग इधर डोनोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ 1905 से लेकर यहाँ जो हुआ 1919 के बीच में, इसे हम सेकंड लेयर में पढ़ लेंगे। एंड थर्ड लेयर में हम लोग 1919 से लेकर 1947 के बीच में जो हुआ इसको हम लोग किस में बांट करेंगे, थर्ड पेयर में। तो फर्स्ट लेयर को हम लोग और सेकंड लेयर को हम लोग और थर्ड लेयर को यहाँ से चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए तो ये उदारवाद युग है, उदारवाद युग है, इसको हम लोग उग्रवाद कहते हैं। बंगाल विभाजन होगा, होर्डिंग बम कांड, ये बहुत सारी यहाँ से उग्रवादियों की भावना यहाँ से प्रचलित हो जाएंगी। और ये जो युग है इसको हम लोग गांधी युग कहते हैं, ये गांधीवाद कहते हैं, गांधी युग कहते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, पॉइंट समझने का प्रयास करें। यहाँ अनुरोध पत्र के माध्यम से या प्रतिक्रियाओं से माध्यम से हम सुधार चाहते थे। अंग्रेजों से हम ये चाहते थे जो नियम कानून है वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, जिससे हम भी राज करें, तुम भी राज करें, मिल्क बांट के खा लेते हैं। तो यानी ये जो युग है ये सुधार का उद्देश्य है। यहाँ पे क्या काम किया गया, सुधार का उद्देश्य किया गया। और जब सुधार का उद्देश्य हमारा फॉलो नहीं किया गया तो हमारे जीवन में हल्का सा क्या हुआ, टर्न आया, गुस्सा आया। इसको यहाँ हमने को कन्वर्ट कर दिया कि हमें स्वराज चाहिए। अब स्वराज का मतलब है कि हमें अपना शासन चाहिए, तो स्वराज का उद्देश्य हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। और ये जो युग है यहाँ आप जानते हो, ये तो गांधी युग का मतलब आप समझ रहे हो सारी चीजें। यहाँ पे यहाँ पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी स्वराज का मतलब है कि हमें हमारा शासन चाहिए, तुम भी राज करते रहो। अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, नियम भी हमारे होंगे, हमारी सारी चीज चलेंगी, तुम अपने घर को जाओ निकल के, अब हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ तीनों पॉइंट तो समझ पा रहे होगे। यहाँ 3 युगों में हम बांट सकते हैं आंदोलन के आंति को, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड में। अब सुधार की भावनाओं में अगर जाए तो यहाँ पे फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयब जी हैं, दादा भाई नेहरू जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ऐसे व्यक्ति क्या आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे बहुत संयम तरीके से। भैया गलती हो चुकी है, आप इसको सही कर लो, नहीं मानेंगे तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, आक्रामक रूप अपनाते हैं। आक्रामक रूप का मतलब हुआ बिपिन चंद्रपाल है, लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, अरविंद घोष है। यानी यहाँ आक्रामक रूप में हम लोग यहाँ अपना स्थापना करने के लिए संघर्ष के लागे चले जाते हैं। और ये सब जानते हैं, मोतीलाल नेहरू, सब चीजें बन पाती हैं। अब ये प्रश्न बन जाता है कि भैया संघर्ष की उत्पत्ति के कौन कौन से कारण थे। क्या एक ही कारण था कि राजनीतिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, इसके पीछे और बहुत सारे मिथ थे। तो यहाँ से यह आपको समझना पड़ेगा कि जो संघर्ष स्टार्ट हुआ, इस संघर्ष के कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से कारण थे, इसको आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण जो होता है आज के समय और पहले के समय में होता आर्थिक कारण। इकोनॉमिकल रीजन सबसे बड़ा कारण होता है। तो आर्थिक कारण का मतलब है कि यहाँ लगातार दोहन होना। आर्थिक कारण का मतलब है कि यहाँ टैक्स सिस्टम को अपडेट करना, अपग्रेड करना। यहाँ समस्याओं में इतना जन्म हो गया कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये एक प्रकार से आर्थिक कारण सबकी नज़रों में बन रहा था कि तुम्हारे घर में कोई लूट के ले जा रहा, तुम्हारे आंखों के सामने, कितना पेन होगा सोचिएगा। तो पहला कारण आर्थिक बनेगा। नंबर 2, लगातार धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, शिक्षा का प्रचलन किया। तो शिक्षा के प्रचलन करने से लोग क्या हुए, यहाँ जागरूक हुए। और जब जागरूक हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि जो देश में हो रहा है वो भारतीय राष्ट्रवाद की भावना के अनुकूल नहीं हो पा रहा है।
तो यहाँ ये भी एक यहाँ से क्या हुआ, कारण बना। नंबर 2, लगातार लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए यहाँ समाचार पत्रों का भी क्या हुआ, उदय हुआ। अब आज के समय में तो 2 मिनट में भैया कोई एक्सपायर हो गया चल जाता पता, पहले आदमी सालों सालों चलता नहीं था पता कि भैया वो आदमी है जिंदा, भैया मर गया 1 साल पहले। तो यानी समाचार पत्रों का उदय होने के कारण आपस में लोगों के बीच में क्या हुआ, आदान प्रदान चीजें होने लगी, लोगों की जानकारी यहाँ होने लगी। फिर लगातार यहाँ साहित्य का भी विकास हुआ। साहित्य का विकास होने की वजह से हम अपने कल्चर की तरफ लौटने का प्रयास करने लगे, जिससे जो उसके ऊपर ठेस पहुंचा रहा था हमें वो बुरा लगने लगा। तो ये मूलभूत कारण यहाँ से कह सकते हैं। उसके बाद भी जाएंगे तो यहाँ राजनीतिक कारण तो था ही था, यानी पॉलिटिकल रीजन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स है जहाँ पे कारण में माना जाएगा, तो राजनीतिक कारण यहाँ सबसे बड़े जबरदस्त पॉइंट बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ ब्रिटिश लोगों ने धर्म पर प्रहार किया तो यहाँ धार्मिक चीजों का क्या हुआ, पुनः जागरण हुआ। तो धार्मिक चीजें क्या हुई, पुनः जागरण होने की वजह से लोग क्या हुए, यहाँ पे जागरूक हुए। चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती के द्वारा चला गया बाकी प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे किसी भी स्तर पर चलाए गए प्रोग्राम क्यों ना हो, वहाँ पे लोग जागरूक हुए अपने धर्म के प्रति, आस्थाओं के प्रति। और जब उन्हें लग रहा था कि हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो वहाँ भेदभाव की नीति आने स्टार्ट हो गई। तो यहाँ भेदभाव नीति होने की वजह से भी क्या हुआ, भेदभाव नीति होने की वजह से भी क्या हुआ, लोग जागरूक हुए और संघर्ष की तरफ क्या हुआ, आकर्षित हुए। इन सबको छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ी विध है कि जो यहाँ पे शासकों का एक अहंकार तंत्र था वो मजबूत हो गया था। तो वह शासक जो थे ब्रिटेन के, वो यहाँ पे तीव्र तरीके से ध्यान रखना अहंकार की श्रेणी में आ चुके थे कि इंडिया से हम भाग नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रक्चर में होने के कौन कौन से कारण थे, अगर मेंस में ऐसा पूछता है तो उसको आप आराम से टैकल कर पाओगे, ये मैं आपसे कहता हूँ। रही बात इन सब के प्रभावों का जो वर्णन है, हम 2 रूप में देख सकते हैं कि कैसे इनका प्रभाव हुआ। फिर हम लोग 1 बाय 1 करके कांग्रेस की स्थापना कैसे की गई, आईएनसी ने कैसे कैसे किया, क्या उसे सॉफ्टी वॉल कैसे क्यों कहा गया, कि क्या पीछे लॉजिक था। 1948 में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना आज़ादी के लिए की गई थी, आज़ाद देश हो गया, अब इसको समाप्त कर दीजिएगा। इसके पीछे बहुत लॉजिक वर्ड निकल के आएंगे। लेकिन जो प्रभाव के रूप में देखा जाए, इफेक्ट देखा जाए, तो इसको 2 भाग में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है साम्राज्यवाद और एक होता है उपनिवेशवाद। अब यहां से दोनों बातों को समझने का प्रयास करें। यहां अगर साम्राज्यवाद की हम लोग बात करें तो यहां पे एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जब किसी देश के अंतर्गत आर्थिक या राजनीतिक क्रियाएं जो हैं अपने नियंत्रण में आ जाती हैं। समझिएगा, इंडिया एक ऐसा मुल्क है, यहां था, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने यहां से यहां आने के बाद क्या हुआ, राजनीतिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं क्या कर ली, अपने कब्जा ली। और जब कब्जा ली, अपने नियंत्रण में कर ली, स्थापित कर ली, तो उनने एक नए साम्राज्यवाद की स्थापना करी। और नया साम्राज्यवाद जब स्थापित होगा तो उपनिवेशवाद उसके पीछे पीछे चला आ जाएगा, ध्यान रखना, लड्डू खाने के लिए। तो ऐसा समझिएगा, यदि एक आदमी यहां से किसी घर पे कब्जा करता है तो बाकी उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं, भैया चाचा दाऊद खाने, सब आ जाते हैं। तो यानी यहाँ साम्राज्यवाद एक ऐसी धारणा है, इसे मैं ये कह सकता हूं कि साम्राज्यवाद क्या है, एक प्राचीन धारणा है। राइट, समझ रहे हो ना, ये प्राचीन धारणा है। प्राचीन धारणा का मतलब ये पुरानी धारणा है जो चली आ रही है साम्राज्यवाद की। लेकिन ये क्या है, इसके अनुकूल जो उपनिवेशवाद है ये नवीन धारणा है, यानी कह सकते हैं कि इसके अनुकूल ये नवीन धारणा है। अब उपनिवेश में क्या होता है, ध्यान रखना, उपनिवेश में देखा जाए तो किसी देश में साम्राज्य नहीं किया जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो लोग बैठे हुए हैं, उसके अंतर्गत जो काम किया जाता है, वहां शक्ति का प्रयोग ना करके, ध्यान रखना, वहां पे उन लोगों को औपचारिक रूप से पूंजीवाद की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आज हम लोग, आज के समय में हम ब्रिटिश चीजों के गुलाम हो चुके हैं, ब्रिटिश चीज़ों को जानना चाहते हैं कि वहाँ मोबाइल कैसा यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो हम वहाँ के जब गुलाम हो चुके हैं तो वहाँ का कल्चर जानना चाहते हैं। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक अपेक्षाकृत नवीन है, नवीन रूप है, और ये क्या है, यहाँ पे प्राचीन धारणा है, यहाँ से हम इसे समझ सकते हैं। दूसरी बात ये क्या है, जब आपने यहाँ घर पे आए तो यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र खेले होंगे, तो ये क्या है, राजनीतिक धारणा है। ये क्या है, राजनीतिक धारणा है, राइट। और ये क्या है, एक आर्थिक धारणा है, इसको समझने का प्रयास करें। दैट इज द इकोनॉमिकल सिचुएशन, आर्थिक धारणा है, यानी यहाँ सिर्फ पैसे से काम चलता है, यहाँ पैसा सर्वोपरि होता है। दूसरी बात, जो देश यहाँ जीत जाता है तो वो क्या करता है, अपने वहां पे शासन को स्थापित कर लेता है। तो यहाँ क्या होता है, शासन स्थापित किया जाता है, शासन स्थापित किया जाता है।
और यहाँ शासन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस व्यापार होता रहे, यहाँ व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है, इसका मतलब ये होता है। तो यानी आपने एक समझा होगा, जैसे सिकंदर का साम्राज्य आप सुनेंगे तो सिकंदर क्या चाहता था? सिकंदर यही तो चाहता था कि मैं दुनिया पे राज करूं। तो सिकंदर का साम्राज्य क्या था, कैसे था? साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ना चाहता था कि भैया मैं राज करूं और नियम मेरे हों। यानी इस प्रकार से हम साम्राज्यवाद को समझ सकते हैं कि साम्राज्यवाद क्या है, एक प्राचीन धारणा है जहां राजनीतिक चीजों को इन्वॉल्व करके वहां आर्थिक विकास संभव से मतलब नहीं है। ब्रिटेन का लोगों का मतलब क्या था? दोनों ही वर्ड उनके इंटेंशन थे, लेकिन यहाँ पे आर्थिक विकास से कोई संभव नहीं है। यहाँ आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ आर्थिक विकास होगा एक कंफर्मेशन है। तो यानी आपने दो धारणाओं को समझा कि इनके प्रभाव क्यों पड़े इंडिया पे, जो इंडिया इस तरह संघर्ष में उलझा कि यहाँ साम्राज्यवाद भी लगातार पनप चुका था और उपनिवेशवाद तो यहाँ लगातार क्या हो रहा था? नवीन चरम सीमा पे जा रहा था। ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ सेवाओं में क्या होगा? विस्तार होगा। जो सेवाएं चल रही होंगी, जो सर्विस दे रहे होंगे, उनमें क्या होगा? विस्तार होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सेवाएं क्या हो जाएंगी? वहाँ उनके अनुकूल हो जाएंगी। तो अब आपके दिमाग में फिल्म बन पा रही होगी कि जो हम ये टॉपिक पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे इंडिया में जो संघर्ष की गाथा है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ सुधार की भावना का उद्देश्य था, यहाँ स्वराज की भावना का उद्देश्य था, यहाँ पूर्ण स्वराज की भावना का उद्देश्य था। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह आप समझ पाए कि हमारे पास क्या थे, कुछ कारण थे, इन वजह से हमने संघर्ष करना सीखा। और संघर्ष करने की वजह क्या थी? हमने इन दो चीज़ों को समझने का प्रयास किया कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दोनों ही हमारे इंडिया में क्या हो चुके थे, आ चुके थे, और इनके आने की वजह से क्या हुआ, हम यहाँ समझने का प्रयास करें। अब ये वर्ड बन जाता है कि हमारे देश में जो ये दो वर्ग हैं, एक उदारवाद वर्ग है और एक क्या है? उग्रवाद है। इन दोनों को भी समझने का प्रयास करें, फिर हम टॉपिक पे आ जाएंगे कि उदारवाद क्या है, उग्रवाद क्या। देखिएगा, यहाँ उदारवाद और उग्रवाद में बहुत अंतर है। यहाँ दोनों को एक तरह के ये भावनाएं हैं, ये फीलिंग है। कोई आदमी उदार मतलब फीलिंग सोचता है, भैया अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ठीक है चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। और वहां गुस्सा आ रहा है कि हमारे घर को लूट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं, तो यानी हमें इन्हें भगाना चाहिए। इस प्रकार से कहा जाए कि आपके घर में कोई यहाँ एक लड़ाई कर रहा है, दूसरा आदमी खड़ा है, चल ठीक है भैया, थक जाएगा चला जाएगा। एक प्रकार से उदारवाद और उग्रवाद एक फीलिंग है। अब ये इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं, फिर चलेंगे टॉपिक की तरफ। उदारवाद और उग्रवाद, मजा आ जाएगा। देखिए, हिस्ट्री को तो पढ़ने का आनंद ही अलग है। हिस्ट्री कोई फैक्ट का कंसेप्ट का रूल ही नहीं है, लोगों ने हिस्ट्री को फैक्ट में कन्वर्ट कर लिया यार, सोचिएगा। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद क्या है? एक सामाजिक धारणा है। समाज धारणा का मतलब ये हुआ कि यहां हमेशा जमींदार लोग रहते थे। अब जमींदार जब इसमें रहेंगे तो गुलाम रहने के लिए उनका तो काम धंधा चल रहा है आजकल दोनों पक्षों में। यहाँ कौन से लोग रहेंगे? उच्च लोग रहेंगे, तो इसकी वो विरोध ही नहीं करेंगे। तो उदारवाद हमेशा ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं करते थे, वो यही मानते थे कि ब्रिटिश का जो न्याय है, वो ब्रिटिश जो न्याय कर रही है उसमें ही, उस न्याय में विश्वास करते थे। और जब वो उसमें विश्वास करेंगे तो संघर्ष कैसे होगा? और जब संघर्ष नहीं होगा तो यहाँ इनके प्रति, इन्हें, इनके अंतर्गत क्या ही, इन्हें ब्रिटिश के प्रति क्या ही पूरी निष्ठा थी। निष्ठा मतलब पूरा विश्वास था भैया कि ये जो कर रहे हैं देश में आर्थिक विकास होना चाहिए, इन्हें अपने पैसे से मतलब है, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं था। यानी यहाँ एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोग जो कर रहे हैं वो न्याय वो बेहतर कर रहे हैं, उनके प्रति इनकी क्या थी? आस्थाएं थी या पूर्ण निष्ठा थी कि भैया इस तरीके से जो कर रहे हैं। अब यहां से इनका मतलब क्या था? बस सेवाओं में सुधार होना चाहिए, यानी देश में सेवाएं जो हो रही हैं उनमें सुधार की भावना हो, ना कि यहाँ पे स्वराज की भावना हो। यहाँ सुधार की भावना से ये काम करते थे। अब सुधार कैसा? यहाँ पे 10 लोग चुने जाते हैं इंडिया के, भैया 12 चुन लो, 15 चुन लो, ये सुधार की भावना है। तो यानी यहाँ इन लोगों ने क्या किया? ये सिर्फ और सिर्फ जो पद है उसको पाने के लालच में ध्यान रखना हमेशा रहते थे, जिससे कहीं ना कहीं उदारवादी भावना इन लोगों के अंदर पनपने लगी। तो आप समझ में आ रहा है कि इनका लक्ष्य पाना क्या होगा? संघर्ष नहीं होगा। इनका लक्ष्य क्या होगा कि हमें कोई पद मिल जाए, और पद मिलने के बाद हम भी जैसे मजे ले रहे हम भी ऐसे मजे लें, जैसा कि आज के समय में मानव कर रहा है। यही हो रहा है ना, गरीबी बेरोजगारी सब हो रही है, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि पद मिल जाए, अपना काम कर ले। अगर हम इस भावना को समझें उग्रवाद के, तो ये क्या एक प्रकार से शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, लेकिन शिक्षित था और मध्यम वर्ग था। अब सोचो, इमेजिन करें, आज जनता में इंडिया में 3 लोग हैं, यहां समझने का प्रयास करें। एक तो रिच फैमिली है, एक मिडिल फैमिली है, और एक पुअर फैमिली है। पुअर का कोई मतलब नहीं, भैया ठीक है जो हो रहा होने दो, हमें कोई मतलब 300 रुपये कमाने हैं, 5 किलो आटा लेकर आना, दाल लेकर नहीं, बात खत्म, इतना इंडिया है।
अब इन्हें कोई मतलब नहीं, आटा 5 लाख रुपए किलो भी हो जाएगा तब भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनको। या 1 लाख रुपए किलो भी हो जाएगा, 2,000 रुपए किलो भी हो जाएगा आटा, तब भी खा लेंगे। अब पिच कौन रहा है? मिडिल फैमिली का। अब ये पढ़ा लिखा कौन है? बड़ा आदमी मुकेश अंबानी का बेटा डिग्री नहीं करेगा, एमबीबीएस नहीं करेगा, आईआईटी नहीं करेगा। भाई अंबानी का बेटा आईएएस की तैयारी थोड़ी करेगा भैया, बिजनेस है उसका, चलाएगा उसको, तो वो पढ़ा लिखा इतना नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे पढ़े लिखे लोग काम करेंगे। अब यहाँ इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि पढ़ा पाए, तो पढ़ा लिखा भी यही आदमी है और यही मध्यम वर्गीय है कि जो सुधार चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है। अब इसे गुस्सा आएगा, क्योंकि इसे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि देख नहीं पा रहा है बुरी चीजों को। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि शिक्षित वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, ये उग्रवादी था। अब यहाँ इन्हें कभी भी ब्रिटिश पे कोई विश्वास ही नहीं रहा। अब विश्वास क्यों नहीं रहा? आप समझ लीजिएगा, आज के समय में हम मोदी पे या किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाए, ब्रिटिश सरकार पे किसी विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो वो कार्य कर पा रहे हैं, 5 किलो गेहूं देने का, यहाँ से शौचालय बनवाने का, वो विकास के मानक नहीं है। वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करा सकते हैं, लेकिन विकास के मानक तो भाई अलग हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन्हें ब्रिटिश सरकार पर कोई विश्वास नहीं था। अब जब विश्वास नहीं था तो यहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वराज की मांग करने लगे, भैया तुम जो काम कर रहे हो इंडिया के सापेक्ष में नहीं कर रहे हो। तो इनका डिपेंड क्या था? बोलेंगे सर इनका डिपेंड था स्वराज की मांग करना। स्वराज का मतलब होता है स्वयं शासन, अपने शासन को चलाना ही स्वराज है। जैसे अब आपके घर है, ये आपके घर में दूसरा व्यक्ति कोई हस्तक्षेप करने लगे, आपको बुरा लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो उसको यहाँ भगाने का प्रयास करोगे, भगा करेगा, भैया अपने मेरा घर है मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे पता है, तो अपने घर को जा यार। तो इट मीन्स मतलब स्वराज की मांग करने लगे कि भैया हमें स्वराज चाहिए। तो यानी यहाँ भारतीय समर्थक थे, ये क्या थे? भारतीय समर्थक थे। अब भारतीय समर्थक का मतलब है कि राष्ट्रवाद की भावना जो थी इनके अंदर पनपी हुई थी, राष्ट्र भावना थी। लेकिन समस्या क्या आती है? जब हम गुलामों की जंजीरों से बंध जाते हैं तो गुलामों की जंजीरें तोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। 1857 की क्रांति आपने देखी होगी। हम असफलता के कई कारणों में एक कारण ये भी पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ के जो नरेश राजा महाराजा हुआ थे उस समय, जो रियासत के हुआ करते थे, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार का हेल्प करने की वजह से उनके जो पंख थे उन्हें मजबूती दी। अगर सारे ब्रिटिश नरेश, जो हमारे यहाँ के नरेश थे, ब्रिटिश के खिलाफ उतर जाते तो सोचिए शासन कहाँ करते, रूल फॉलो कैसे करते, कानून कैसे फॉलो कर। लेकिन उनको मजा आ रहा है कि हर साल इतना पैसा मिल रहा है, हर महीने इतना पैसा मिल रहा है, सात सज्जियों में घूमने जा रहे हैं, तो उन्हें तो इतना ही चाहिए ना। आज भी यही होता है यार। तो हमने क्या सोचा है, हमने आज देखो तुम्हारे दिमाग में फिल्म सी पूरी बनाई होगी कि देखिएगा। मजा आया तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समर्पित कर पाए होंगे कि भैया यहां से चीजों को टैकल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। देखो तो वन स्लॉट में हमने पहले ही समझा कि स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है हमारा, कैसे स्टार्ट होता है, 1885 स्टार्ट होता है और उसके बाद यह चलता है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि उदारवाद क्या होता है, सुधार की भावना क्यों हुई, आक्रामक रूप क्यों हुआ, ये गांधी युग पूर्ण स्वराज चाहिए, यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। अब उसके बाद यहाँ उदारवाद क्या होता है, उग्रवाद क्या होता है, उसके बाद संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसके प्रभाव कैसे पड़े, ये बातें हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना बहुत मस्ती के साथ, कि कैसे प्रभावों में ब्रिटिश लोगों की महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा इंडिया के सापेक्ष में, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, कुटीर उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, नियम कानून पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारे प्रभाव जब पढ़ लेंगे तो स्ट्रगल की कहानी आपकी बढ़ेगी, भैया बंगाल विभाजन हुआ क्यों था। इंडिया के लोग मांगते हैं कि भैया यहाँ एकता पनप रही थी, उस एकता को तोड़ने के लिए लोगों ने वहां बांट दिया, भैया तुम इधर रहो। देखा नहीं, जब एक घर एक हो रहा होता है तो आसपास के लोग सोचते हैं साले ये आपस में एक कैसे रह रहे हैं, दोनों भाइयों में आपस में विवाद करा दीजिएगा। तो ये विवाद होने की वजह क्या है कि वहां पे एकता को तोड़ना। तो ऐसे ही ब्रिटिश लोगों ने हमें एक हिंदू मुस्लिम देखना नहीं चाहते थे, उसको बंगाल विभाजन कर दिया गया। लेकिन उनका ये मानना था कि भैया हमने इस वजह से नहीं किया, हमने ये किया कि एक व्यक्ति जो गवर्नर है बंगाल का, इतने बड़े राज्य का शासन नहीं चला सकता। सोचिए आज तो पीएम पूरे देश का चला रहा अकेला आदमी बैठ के, एक हमारे यूपी का योगी कम से कम इतनी जनसंख्या चला रहा है, तो वहाँ की जनसंख्या थी भी नहीं इतनी, वहाँ की तो जनसंख्या 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास थी मात्र। आज तो हम 21 करोड़ की जनसंख्या शासन चला रहे हैं। तो ये बहुत लॉजिकल वर्ड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करें, फिर उसके बाद हम टॉपिक को लेके आते हैं। वन स्लॉट वन टॉपिक के सापेक्ष में आप समझोगे टॉपिक को कैसे विकसित करना चाहिए विकास, नहीं तो रह जाओगे वहीं किताबों की दुनिया में, उन रंगीन सपनों में, रंगीन बातों में। इनसे कोई मतलब नहीं है यूपीएससी का। यूपीएससी टू द पॉइंट बात करता है, इसके लिए डेडिकेट होकर आप लगेंगे तो सफलता पालेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कमेंट जरूर करिएगा, आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो मेरे पास लगातार लाता रहूँगा। आपके अंदर एक ज्वाला की जो किरण है, जो ज्योति है, उसको जलाता रहूँगा, जहाँ से अपने सपनों को ध्यान रखना, अपने अंदर चिंगारी पैदा करके सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरा भी वही ड्रीम है, वहीं जाना है जहाँ तुमको जाना है। तुम भी लगे हो, हम भी लगे हो, बस लगे रहो, जीवन सफलता एक दिन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।